अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड जो लाइंस होती हैं वो क्या हैं और वो किस चीज़ को शो करती हैं। ठीक है। ये चीज़ें पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई है, उस पर चलते हैं। अच्छा जी। तो मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले ये समझेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती हैं। ठीक है। तो एक मैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस होता है, यानी कि अर्थ हो गया, मून हो गया या सन हो गया। ठीक है। अब इनके ना इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा इनविजिबल एरिया होता है। ठीक है। जहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें और वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई फोर्स महसूस करे और वो अट्रैक्ट हो उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिस ऑब्जेक्ट के वो उस एरिया में रखा गया था। ठीक है। यानी कि अगर एक अर्थ है तो अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखें तो वो फोर्स महसूस करता है और सीधा अर्थ की तरफ मूव करने शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसी रीजन को हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है। तो अब अर्थ की अगर हम दोबारा एक दफ़ा बात करते हैं, अर्थ जो है ना उसके इर्द गिर्द एक फील्ड है, एक रीजन है। ठीक है। उस रीजन को ही हम फील्ड कहते हैं, जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा और वो फोर्स उसको अर्थ की तरफ मजबूर करेगी कि वो अर्थ की तरफ मूव करे। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखें, ये हमारा अर्थ है। ठीक है। ये अर्थ है। ठीक है। और ये वो सारा रीजन है अर्थ के इर्द गिर्द। ठीक है। इसको हम कहते हैं फील्ड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरा नाम क्या देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पर समझो मैं एक ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ना, तो ये क्या करेगा, फोर्स को महसूस करेगा और अर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गिरने शुरू हो जाएगा अर्थ की तरफ। ठीक हो गया। तो इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, अब ये समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो लाइन है ना वो हम ड्रा करते हैं हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ। ठीक है ना। यानी कि उन लाइंस को हम अर्थ के सिर्फ सेंटर की तरफ ड्रा करेंगे और वो लाइन उस जो ग्रेविटी है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है। यानी कि अगर देखें, ये लाइन है जो हमारे पास, ये लाइन, ठीक है, इस तरह ये लाइन है। ठीक है। ये सारी किस टूवर्ड्स हैं, किसकी तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ठीक है ना। ये सारी लाइंस हैं। ठीक है। और ये क्या शो करती हैं, ग्रेविटी की, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी डायरेक्शन को, कि वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ गिरा रही होती है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी आगे समझ। अच्छा, अब आपने नोट किया होगा कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो हैं ये जो हैं अर्थ के करीब बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं और अर्थ से जब दूर हैं तो बहुत ज़्यादा जो हैं डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, लेकिन जो अर्थ के करीब हैं वो एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर हैं। तो इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब इसका मतलब ज़रा सीखें। अब ये जो लाइंस हैं ना अर्थ के, ये देखिए, ये मैंने सारा, ये जितने करीब अर्थ के आ रही हैं और क्या हो रही हैं, आपस में क्लोज हो रही हैं, ये शो करती है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और ये जो सारी हैं ये क्या शो कर रही हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि अर्थ के जितने हम लोग नज़दीक जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अर्थ से हम जितना ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही वीक होगी। ठीक है। यानी कि ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट यहाँ पर अगर हम चले जाएँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होगी, यानी कि हमें बहुत कम महसूस होगी, लेकिन हम इस एरिया में आएंगे तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगी। ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई कि जो क्लोज लाइंस हैं इनका क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और जो दूर दूर हैं उनका क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर बहुत वीक है। चलें, आपने ये भी समझ लिया। अच्छा, ग्राफ में ज़रा हम देखते हैं। अब मैंने आपको बोला है कि हम अर्थ से जितना ऊपर जा रहे हैं, अर्थ से हम जितना ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, वीक हो रही है। ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो डिस्टेंस ज़्यादा क्या मतलब है, यहाँ पर वीक है। ठीक है। तो अब इसी तरह यानी कि हम अर्थ से जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए हम समझते हैं। अच्छा, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ ये बता रहा है
कि जैसे जैसे हम लोग ये डिस्टेंस जो है, ये देखिए नीचे डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अब ये हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आस्ता आस्ता क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ठीक हो गया ना, ये बात समझ आ गई? ठीक है, चलें अब हम समझते हैं अपने टॉपिक को। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? अब आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स पर यूनिट मास है, इसका क्या मतलब है, ज़रा इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले यूनिट मास का ये मतलब है, समझें, अगर हम 1 kg के मास को फील्ड में रखें, ठीक है, और उस पे फोर्स लगाएं, यानी कि 1 kg का जो मास है उसको हम फील्ड में रखें, कौन सी, ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है ना, और उस पर जो फोर्स लगती है वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है ना। ये समझ आ गई आपको कि 1 kg का ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम फील्ड में रखेंगे और उस पर जो फोर्स लगेगी वही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक हो गया, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका फार्मूला देख लें आप। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम जी से डिनोट करते हैं वो इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट मास, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक हो गया। अच्छा, इट इज़ अ वेक्टर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना, ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी, अब इसकी डायरेक्शन हमें क्या बताती है कि ये हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ जो है उसकी तरफ होगी, यानी कि हमेशा यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था ना, ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस जो हैं ये क्या कर रही हैं, ये हमें क्या बताती हैं कि हमेशा जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है वो कहाँ पे एक्ट करती है, सेंटर ऑफ अर्थ में, ठीक है ना, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ हमेशा एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको वेक्टर कहते हैं। अच्छा जी, अब उससे नीचे जो अगली बात लिखी है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखें, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना, ठीक है, यानी कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, उसको ग्रेविटी खींच रही है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन से, मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना वो भी कितना होता है, 9.8 न्यूटन पर केजी, ठीक है। अब दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट से नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, हमारी जो सरफेस है उसकी तरफ, यानी कि जो हमारी ज़मीन है उसकी तरफ, ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेट कर रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड के स्केल से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और जो पीछे हमने अभी पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो भी कितनी है, 9.8 न्यूटन पर केजी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होती है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया, समझ में आ गई। चलिए अब हम ज़रा एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 1 kg का बॉल अर्थ की सरफेस पर रखें तो उस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर केजी है, ठीक है। तो वही बात आ गई कि उस पर फोर्स भी कितनी लग रही है, 9.8 न्यूटन की फोर्स उस पर लग रही है, ठीक है, वो जो 1 kg की बॉल है, और उस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी लग रही है, 9.8 न्यूटन पर केजी, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम ही हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होती है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ये बात आपको समझ में आ गया, टॉपिक आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, कि जो जी की जो वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे क्या है, ठीक है। अब फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो अब हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, वो पढ़ा था ना, जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसी को इन लोगों ने क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यानी कि अब हम
अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू निकालेंगे कि जी की वैल्यू क्या है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, जो एम ई है वो मैस ऑफ अर्थ है और एम ओ जो है वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो उस सरफेस पे है, ठीक है। और जो आर ई है ये रेडियस है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास एम ई है वो क्या है, मैस ऑफ अर्थ, ठीक है। और जो एम ओ के साथ डिनोट किया हुआ है यहाँ पे वो है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक हो गया। और इसी तरह जो है एम मैस ऑफ अर्थ जो है वो हमने M1 की जगह पुट की है, और मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमने M2 की जगह पुट कर दिया है, और जो स्मॉल r था पिछले फार्मूले में उसकी जगह हमने r e का स्क्वायर जो है वो लिख दिया है, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है ग्रेविटेशन के केस में कि F इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। क्योंकि वैसे तो उसका फार्मूला था F इज इक्वल्स टू एम ए ना, लेकिन हमने अभी ग्रेविटेशन की बात करें यानी कि, तो उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशन के केस में क्या होता है F इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है ना। तो क्योंकि जो ये जो एम जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना, क्योंकि वो मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था। उसके बाद अब हमारे पास जो है एक ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है, जो हमने भी बनाई है, ठीक है। और दूसरी कौन सी इक्वेशन बनाई है हम लोगों ने, ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ से, ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो यहाँ पर क्या होगा, जो देखें अब और से समझिएगा। अब ये जो आपको F नज़र आ रहा है ना, ये वाला F, ठीक है। अब ये जो F है ये किसके इक्वल है, एम जी के, ठीक है ना, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ठीक है। अब इस F की जगह ना ये जो F है, ठीक है, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू जो है वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें मैंने यहाँ नीचे पुट कर दी है, ठीक है, ये वैल्यू पुट की है, और साथ जो ये जो पार्ट था हमारा ये वाला, ये मैंने यहाँ पर इसी तरह लिख दिया है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसके बाद हमने इनको कंपेयर किया तो यहाँ पर हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये मैस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एक डेरिवेशन बन जाएगी, ठीक हो गया। अब हम इस डेरिवेशन में अब हमें क्या पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो जी है उसकी वैल्यू भी पता है, ठीक है। और मैस ऑफ ऑब्जेक्ट की भी हमें, मैस ऑफ अर्थ की भी हमें वैल्यू पता है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ की भी हमें वैल्यू पता है। इन तीनों चीज़ों की हमें वैल्यूज़ का पता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। अब जी जो था यहाँ पर ऊपर फार्मूले में यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। और दूसरा मैस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब जब हम ये इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, मतलब ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा ना वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का स्केयर, ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है, जो ऊपर टॉपिक का नाम था। अब यहाँ तक भी समझ आ गई आपको। अच्छा, अब इसके बाद देखें, अब यहाँ पर आपने नोट किया था कि यहाँ पर जो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। अब ये कैंसिल क्यों हुआ था, ये बताता है कि जो ग्रेविटी है ना, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, यानी कि आप ये समझ लें कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसका ये मतलब है, इसको अगर हमने कैंसिल किया तो इसका क्या मतलब है कि वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। वो जितने भी प्लेनेट होते हैं हमारे, यानी कि अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, ठीक है, उनके रेडियस पे और उनके मैस पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि अगर हमारा अर्थ प्लेनेट है ना, तो अर्थ के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो है वो जी की वैल्यू जो है वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी अर्थ के मैस पे और उसका जो है रेडियस। यानी कि मान लें ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो जो ग्रेविटी है ना हमारी, ये ग्रेविटी मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये किस पे डिपेंड करेगी, एक तो जो अर्थ का हमारा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, इस पे, ठीक है, और किस पे, जो अर्थ का क्या होगा हमारे पास, मैस होगा, ठीक हो गया ना, मैस पे, और जो हमारा रेडियस अर्थ का होता है उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो है वो डिपेंड नहीं करती, ठीक हो गया। ये बात आपको समझ आ गई ना। इसकी भी मैं आगे आपको रीज़न देता हूँ, ज़रा आप इतनी बात अभी याद रखें स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था ना कि जो जी है ना, यानी कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है मैस ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। वो कभी भी डिपेंड नहीं करती जो ऑब्जेक्ट है जो उस
अर्थ में है उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। अब इसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अर्थ का अगर हम मैस बढ़ा देंगे, ठीक है, अब मैस बढ़ाने से क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी भी एक बेसिकली फोर्स है, और फोर्स जो है वो मैस के डायरेक्टली, जितना ज़्यादा मैस उतनी ज़्यादा फोर्स, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करती है उससे, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ से हमेशा वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखें ये मैंने अभी आपको ऊपर बना के बताया था, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब ये इसका रेडियस आ गया, ठीक है, और समझ लीजिए जो पूरा है ना ये अर्थ का क्या हम कह लेते हैं, ये मैस है, ठीक है, ये मैस है, हम इसको एम से कह देते हैं, और ये हमारा जो है वो रेडियस है, ये आर से मैंने कह दिया, ठीक है। अब हमने पढ़ा जो जी है वो डिपेंड करती है किस पे, एक तो रेडियस पे भी डिपेंड करती है और एक मैस पे भी डिपेंड करती है, किसके, जो अर्थ का होता है, ठीक है। अब देखें, मैं अर्थ का जो है वो मैस बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैस अर्थ का अगर मैं बढ़ा दूं तो मैस जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अगर मैस बढ़ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी भी एक फोर्स ही है ना। तो मैस बढ़ाने से क्या हो गया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगी। अच्छा, अब रेडियस जो है ना, रेडियस, ठीक है, अगर रेडियस में बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो हम कवर करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इतनी डिक्रीज़ करेगी। यानी कि अगर हम अर्थ के रेडियस से डिस्टेंस पे मतलब डिस्टेंस लेते जाएं और हम जाते जाएं, ऊपर जाते जाएं और जाते जाएं और जाते जाएं, तो क्या होगा कि ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट कर रही होती है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं, ऊपर और जा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन अब वो, जैसे कि आपने पीछे पढ़ चुके हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि अगर मैं 2 टाइम रेडियस इंक्रीज़ करता हूँ तो जो ग्रेविटी है ना हमारी, ये जो ग्रेविटी है ये कितने टाइम, 1/4 टाइम, यानी कि 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो 3 जा कितना 9, यानी कि 9 टाइम, अगर मैं 3 टाइम जो है रेडियस को बढ़ा दूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी, 9 टाइम्स, ठीक है ना। तो बस ये बात है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो जी है वो डिपेंड करती है मैस ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। जी डज नॉट डिपेंड ऑन मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ा दी हैं, ठीक है, ये सारी आप देख सकते हैं, और साथ आपको लॉजिक भी बताया। और बात बताना भूल गया हूँ, अब हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है मैस के, सॉरी अर्थ के मैस पे और उसके रेडियस पे। अगर रेडियस इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके स्केयर के मुताबिक जो है वो डिक्रीज़ होगी, और अगर मैथ ज़्यादा कर देंगे तो मैथ ज़्यादा करने से जो है वो तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है मैथ के साथ। अच्छा, अब आपने ये तो अपने जहन में बिठा ही लिया होगा ना कि जो जी है वो डिपेंड करती है मैस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। हमारा अर्थ भी तो एक प्लेनेट ही है ना। अब इस तरह और भी प्लेनेट है, जिस तरह मून है, जिस तरह जुपिटर है, ठीक है। अब जुपिटर का जो मैस है ना, ठीक है, और जो रेडियस है वो हमारे अर्थ से ज़्यादा है, ठीक है। तो जी की जो वैल्यू होगी ना वो जुपिटर पे और होगी, यानी कि अर्थ से ज़्यादा होगी, ठीक है। और इस तरह मून जो है वो हमारे अर्थ से छोटा है, तो उसका मैस भी जो है वो हमारे अर्थ से कम होगा, और उसका जो रेडियस है वो भी हमारे अर्थ से कम होगा, इसलिए वहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, ठीक है ना। तो यानी कि प्लेनेट के हिसाब से हम देखते हैं कि जी की वैल्यू प्लेनेट के लिहाज से उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये बात थी। तो लास्ट बात अब हम समझने लगे कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यानी कि जो जी जो है वो चेंज होती है जब हम एल्टीट्यूड, यानी कि हम ज़्यादा ऊपर जाएं। मैंने आपको बताया भी था ना कि जितना हम ऊपर जाएंगे, जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब बात आती है, अब पहले इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। देखें, ये हमारा है यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर ई से, ठीक है। अच्छा, अब अर्थ का यहाँ से, ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, ये जो जगह है ये अर्थ का सरफेस है। सरफेस से लेकर ना अर्थ से हम जितना ऊपर जाएंगे ना वो हाइट होगी, ठीक है।
क्या होगी, हाइट होगी। जैसे यहाँ पे ये उन्होंने दिया हुआ भी है h, ठीक है ना। तो रेडियस को हमने r e से, और जो सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं वो हमारी हाइट होगी, ठीक है। अब ये जो है ना, इन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस हाइट को उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है ना, यानी कि उसका टोटल ले लिया है। यानी कि यहाँ से लेकर ना, अगर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ऊपर तक जाते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो क्या है, वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट है, ठीक है, ये बात होगी। इसी तरह ME जो है वो क्या है, मैस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, अर्थ का सेंटर हो गया, ठीक है ना, और RE जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। सारी बातें होगी, ये याद रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एट हाइट h अबव अर्थ सरफेस, ठीक है ना। अब हाइट पे हम जाएंगे ना, तो जितनी हम हाइट जो है वो कवर करेंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे ना, तो वो हमारी क्या है, h है, ठीक है ना। तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि वो GH है, ठीक है। और d जो है वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। और मैस ऑफ अर्थ भी हमने लिख दिया। और नीचे जो है, जैसे हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था ना, r का स्क्वायर होता है, तो r के स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, RE प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हमने मैस ऑफ अर्थ जो है वो लिया है, ठीक है, यानी कि पिछले फार्मूले को हमने अरेंज किया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो GME है ना, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, GRE के स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि GME इक्वल हो जाएगा GR का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे GH इज इक्वल टू G और R का स्क्वायर जो भी है, ठीक है ना, वो हम इसको इस हम यहाँ से ये डेरिवेशन बना देंगे। अब ये हमने क्यों इसको यहाँ से रिप्लेस किया, ये जो GME है, इसी जगह हम क्यों GR का स्क्वायर E लेकर आए हैं, ठीक है। इसका मतलब इसलिए हमने किया ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो, ठीक है ना। अपनी आसानी के लिए हमने इसको रिप्लेस किया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखें, मैस ऑफ जो अर्थ है उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, उसको अगर हम यहाँ पर लिख दें मैस ऑफ अर्थ, ठीक है, वो भी यहाँ पे लिख दें। और ये जी जो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी भी हम वैल्यू लिख देंगे, तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम अगर ये सिर्फ पुट कर देंगे ना, ठीक है, यहाँ पर ये पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, ठीक हो गया ना। तो ये हमारी डेरिवेशन जो है वो होगी। अच्छा, ये फार्मूला हमें क्या बताता है, अब इस फार्मूले को अब हम ज़रा यहाँ पर ही देख लेते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, अब फार्मूला हमें ये बता रहा है, सिंपल सी बात है कि हम जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। सिंपल सी बात है, यानी कि अगर हम अर्थ का जो सरफेस है ना, उससे अगर हम मूव करना शुरू हो गए कहाँ पर, यानी स्पेस की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था जो ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करती है, तो जितना हम अर्थ के सरफेस के नज़दीक होंगे उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, लेकिन जितना ज़्यादा हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो हमारी ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब एग्जाम्पल ज़रा समझें, सरफेस पर जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, आपको पता ही है, लेकिन अगर हम 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएँ, ठीक है, तो कितनी होगी, जी की वैल्यू 8.7, यानी कि कम हो। इस वजह से जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट में रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं ना, वो जो है वो अर्थ के अराउंड क्या हो रही होती हैं, घूम रही होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती है ना, जिसकी वजह से वो क्या हो रही होती है, फिर अर्थ के अराउंड जो है वो सर्कुलेट कर रही होती हैं। ये सिंपल सी बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ इतना सही था, ठीक है, हमने सारा कुछ इसमें टॉपिक में हमने कवर कर लिया है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में